गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम EMI चैप्टर के कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स भी होंगे और थ्योरेटिकल बेस भी क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो आपको इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं, जो भी इसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, वो सब ध्यान से समझनी है और याद रखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई linked with a coil of resistance 10 ohm varies with time t in second as phi is equal to 8t square minus 4t plus 1. The current induced in the coil at time t is equal to 0.1 second. तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है, फ्लक्स गिवन है और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.1 सेकेंड में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको EMF का फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, EMF इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको लेकिन करंट पूछ रहे हैं, तो EMF की जगह आप क्या पुट कर दोगे? IR। EMF इज लाइक ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका फॉर्मूला IR हो जाएगा। तो IR इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो I किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन R डी फाई अपॉन डी टी, 1 अपॉन R डी फाई अपॉन डी टी। तो सबसे पहले आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए फाई को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर उसको R से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी करंट की। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम फ्लक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, इसको डी फाई अपॉन डी टी करते हैं। तो 8 तो बाहर कांस्टेंट, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा? टी स्क्वायर का, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t। उसके बाद क्या है आपके पास? 8 इंटू 2t हो जाएगा 16t। फिर -4 और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आपके पास डी फाई अपॉन डी टी की ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, बट आपको करंट इंड्यूस करना है टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो 16 इंटू टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0.1। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 16 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 1.6 माइनस 4। और हाँ, डी फाई अपॉन डी टी के आगे कौन सा साइन होता है? माइनस का भी साइन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके आगे एक माइनस साइन और होगा। अब 4 माइनस 1.6 कितने के इक्वल हो जाएगा? 2.4, ठीक है। और बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और अब ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू? करंट इज इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन R डी फाई अपॉन डी टी। ये आपके पास डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई, और R किसके इक्वल है? 10। तो फिर जब आपने R की वैल्यू भी 10 पुट की तो ये आंसर कितना हो गया? 0.24 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 0.24 एम्पियर। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर लूप है जिसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है? परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो cos 0 1 यानी मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और अब आपको वो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट्स श्रिंकिंग एट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है लूप की वो श्रिंक होती जा रही है, मीन्स उसकी रेडियस ऐसे धीरे धीरे कम होती जा रही है। कितनी स्पीड से? 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी तब उसका EMF कितना होगा। तो आपको पता है EMF का फॉर्मूला क्या है? डी फाई अपॉन डी टी। और उसके बाद डी फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B इंटू ए। अब B तो कांस्टेंट है, अंदर क्या रहेगा? एरिया। और एरिया को यहाँ बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर नहीं पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे? R इंटू आर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? नहीं, पाई आर स्क्वायर ही पुट करेंगे। सर्कुलर है तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर यही पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? EMF इज इक्वल टू B बाहर और अंदर किसका वो होगा डिफरेंशिएशन? पाई आर स्क्वायर का डी फाई अपॉन डी टी। और क्या होगा? पाई भी कांस्टेंट, सिर्फ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा? B पाई और आर स्क्वायर का कितना हो गया 2r, लेकिन r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r नहीं है तो ये 1 तो नहीं होगा,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और टर्म dr/dt। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको डिफरेंशिएशन। अगर r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r ही होता तो सिर्फ 2r आता, बट यहाँ पर हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म एक और आएगी dr/dt। तो बस अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b गिवन है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट 2 गिवन है, रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है और dr/dt यानी जो रेडियस श्रिंक हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जब हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें EMF मिल जाएगा। तो 2 था, एक पाई था वहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड था 0.04 और रेडियस थी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 × 10⁻², और dr/dt की जगह हमने पुट कर दिया 2 मिलीमीटर पर सेकेंड यानी 2 × 10⁻³ तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्योंकि हमें पाई की टर्म में ही फाइंड आउट करना है इसीलिए हमने पाई को यहाँ से हटाया नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 हो गया 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो जो 32 वाली वैल्यू आपको दिख रही है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें 3.2 वैल्यू आपको दिख रही है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर रोटेट्स वर्टिकली about one of its end at angular velocity of 5 radian per second. It's if the horizontal component of Earth's magnetic field is this, the EMF developed between the two ends of the conductor. तो ये वो वाला है जिसका डेरिवेशन मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में करवाया था। EMF का फॉर्मूला क्या आया था, BL² या B⍵L², आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, हमें B गिवन है, लेंथ गिवन है और ओमेगा गिवन है, तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे सारी की सारी और सॉल्व कर देंगे तो आंसर तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ। दोबारा से कर लेते हैं, हाफ। B की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.2 × 10⁻⁴। लेंथ कितनी गिवन है हमें, 1 मीटर यानी 1, और उसके बाद हमें ये कितनी गिवन है, 5 रेडियन पर सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे 50 × 10⁻⁻6 वोल्ट या फिर उसको हम माइक्रो वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ए कॉइल ऑफ वायर ऑफ सर्टेन रेडियस हैज 600 turns and a self inductance of 108 millihenry. The self inductance of a second similar coil of 500 turns will be। तो वो कह रहे हैं एक कॉइल है जो कि सिमिलर है, बस पहले कॉइल में 600 टर्न्स हैं और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना है, दूसरी कॉइल जो है उसमें 500 टर्न्स है तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर के स्क्वायर के। बाकी और भी इसमें वैल्यू होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है μ0, ठीक है, NP/NS नहीं, उसमें तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम सीधा सिंपल n ले सकते हैं, μ0 n² IA/L। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें अगर वो कह रहा है दोनों वायर जो है, दोनों जो आप ले रहे हो कॉइल वो सिमिलर है, तो ये सब कुछ क्या होगा, सेम, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा इंडक्टेंस। तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। अब n² आपके पास वैल्यू है और आपको दूसरे के लिए इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, अगर आप इसे L अज्यूम कर रहे हो और दूसरे वाले को L1 अज्यूम कर लो और इसके वाले नंबर ऑफ टर्न्स को भी n1 अज्यूम कर लो, तो ये आपके पास एक रेशो की टर्म में फॉर्मूला बन जाएगा। अब पहले वाले का इंडक्टेंस कितना है 108, दूसरे का आपको फाइंड आउट करना है n²। पहले वाले का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है 600 और दूसरे वाले का कितना है 500। तो जब हम यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें L1 मिल जाएगा और L1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, L × n1/n²। दैट मीन्स 108 × 500/600 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो इसे आंसर आएगा 75 मिली हेनरी। तो बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लक्स लिंक विद ए सर्किट
is given by phi is equal to this. The graph between time and induced EMF will be. तो EMF और टाइम के बीच का आपको ग्राफ बताना है डी फाई अपॉन डी टी का. तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हो फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा 3t² प्लस 3 और 7 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0. तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है ईएमएफ जो है टाइम के कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइम के स्क्वायर के. तो ये कुछ पैराबोलिक जैसी इक्वेशन है. आपको याद हो तो x² इज इक्वल टू ky या फिर y² इज इक्वल टू kx. तो ये इक्वेशन हो गई पैराबोला की. तो पैराबोला के आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, पैराबोला थ्रू द ओरिजिन, पैराबोला नॉट थ्रू द ओरिजिन. तो ये जो वैल्यू है आपकी t की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, तो ये जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बन सकता है. ठीक है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसका जो आंसर होगा ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. ए मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग. एक रिंग है, उसको हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है सरफेस पे, जैसे मान लो एक टेबल पे रखा हुआ है, और एक ऊपर से एक बार मैग्नेट को हम ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है, वो ऊपर से ऐसा गिरता हुआ आ रहा है, इस रिंग में से पास होने की कोशिश कर रहा है या रिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है. तो जो एक्सेलरेशन होगी ऑफ फॉलिंग मैग्नेट वो कैसी होगी, इक्वल टू जी होगी, लेस देन जी होगी, मोर देन जी, या आइदर ए और सी. इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रही है, वो नीचे आ रहा होगा. लेकिन ये जो सर्कुलर रिंग है, जैसे ही बार मैग्नेट इसके अंदर इसके मतलब पास आने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसको अपोज करने के लिए अपने अंदर ही एक ईएमएफ ले आएगी, और वो ईएमएफ इसको क्या करेगा, बार मैग्नेट को अपोज मतलब उसे नीचे नहीं आने देगा. तो जिस वजह से उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी से थोड़ी सी कम हो जाएगी. इसका आंसर कितना होगा, लेस देन जी. अगर वहाँ पे सर्कुलर कॉइल नहीं होता तो बार मैग्नेट कैसे आता, विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन वहाँ सर्कुलर कॉइल है तो उसके अंदर भी एक ईएमएफ आ जाएगा टू अपोज दैट चेंज. तो इस वजह से उसकी एक्सेलरेशन बार मैग्नेट की कम हो जाएगी, लेस देन जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब ये आपका क्वेश्चन है कि एक मैग्नेट है, इसमें हम नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास लेकर जा रहे हैं. इसके दो पार्ट हैं, दो तरीके से ये क्वेश्चन आता है. मैं दोनों कराऊंगी. पहले हम ये वाला करते हैं जिसमें एक ही मैग्नेट है, नेक्स्ट में दो मैग्नेट आ जाएंगे. तो देखो, जब आप इसे नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर जा रहे हो तो ये जो कॉइल है, मतलब ऐसा समझ लो आपने इसको ऐसे वर्टिकली पकड़ा हुआ है एक बैंगल को. तो ये आपका जो नॉर्थ पोल है, तो ये भी क्या बनने की कोशिश करेगा, नॉर्थ पोल. इसके जो फ्रंट वाली साइड है वो क्या बनने की कोशिश करेगी, नॉर्थ पोल. और जो इस सर्कुलर कॉइल के जो बैक साइड है वो क्या बनने की कोशिश करेगी, ऑब्वियसली अगर ये नॉर्थ है तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा, साउथ पोल. क्यों, ताकि ये इसमें जो भी चेंज लाने की कोशिश कर रहा है ये उसे अपोज कर सके. तो पास आ रहा है ना, तो ये अगर नॉर्थ है तो ये भी क्या बनने की कोशिश करेगा, नॉर्थ. तो मीन्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड्स है. ठीक है, आप ऐसे देखो तो अगर इनवर्ड्स है इसमें डायरेक्शन, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड्स नहीं है सॉरी, नॉर्थ से साउथ होगी ना डायरेक्शन. तो आपके पास ये डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट. और फिर इस केस में आपके पास जो पोलैरिटी बनेगी वो आपके पास, बहुत खिचड़ी बन गई है, एक मिनट रुको. तो इसमें जो आपके पास पोलैरिटी बन जाएगी वो ए के पास पॉजिटिव हो जाएगी और बी के पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव. तो अगर आप उसे बोलना चाहो तो इसमें डायरेक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, क्लॉक वाइज, ए से बी, दैट मीन्स पॉजिटिव. तो बच्चों कहाँ थे हम इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से कर लेते हैं. ये नॉर्थ पोल को पास लेकर आ रहे हैं, तो इसकी जो फ्रंट साइड होगी वो भी नॉर्थ बनने की कोशिश करेगी, जो बैक साइड होगी वो साउथ पोल. और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी डायरेक्शन हो गई वो हो गई नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो अगर हम अकॉर्डिंग टू जो अपना राइट हैंड रूल है इसको इस साइड में थंब को पॉइंट करेंगे, तो फिर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जो डायरेक्शन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो यही हो गया नॉर्थ टू साउथ. करंट के लिए जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जब हमारी डायरेक्शन बनेगी तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और ये नेगेटिव पोलैरिटी. तो आपको सभी रूल्स याद रखने हैं. ठीक है,
तो क्या है, नॉर्थ पोल पास ला रहे हैं, तो ये नॉर्थ ये साउथ, और फिर नॉर्थ और साउथ थंब को आप पॉइंट करोगे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए पर आपकी आएगी पॉजिटिव पोलैरिटी एंड बी पर आपकी आएगी नेगेटिव पोलैरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें अब क्या कर रहे हैं, 2 बार मैग्नेट मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ए मेटालिक लूप कनेक्टेड अक्रॉस ए कैपेसिटर सी एज शोन इन द फिगर, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी। तो सेम वही बात है, नॉर्थ को जब पास लेकर आ रहे हैं और इधर से साउथ पोल को पास लेकर आ रहे हैं, बात वही है। इधर से आप नॉर्थ पोल पास लेकर आ रहे हो तो इस साइड नॉर्थ बनेगा, और इधर से साउथ पोल पास लेकर आ रहे हो तो इधर साउथ पोल बनेगा। वही बात, नॉर्थ पोल एक साइड पे बन जाएगा, दूसरे साइड पे साउथ पोल। तो ये डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आप अपने यहाँ पर राइट हैंड को थंब को इस साइड पॉइंट करेंगे नॉर्थ टू साउथ, तो करंट की डायरेक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ए पे कौन सी पोलैरिटी होगी, अपर प्लेट पे पॉजिटिव, और इस पे कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी अब सेम है। जैसे एक काम करते हैं, हम पहले ये वाला कर लेते हैं, इसमें स्टेटमेंट थोड़ी शॉर्ट है, और दूसरा भी सेम ही है, बस स्टेटमेंट का फ़र्क है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट दोनों में सेम लग रहा है। द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। तो ए टू बी जो है वो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वही बात। ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की है, तो आपने थंब को ऐसे पॉइंट कर दिया नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एरो है वो आपका थंब हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर लूप में से कैसे पास हो रही होंगी, इसके इनवर्ड्स आ रही होंगी, ठीक है। और हम जब जहाँ से देख रहे होंगे तो हमें ये फील्ड लाइन कैसी दिख रही होंगी, आउटवर्ड्स, ठीक है। इस सर्कुलर लूप में से ऐसे इमेजिन करो आप कि एक नीचे वायर है, स्ट्रेट वायर, आप उसको इसी डायरेक्शन में होल्ड कर रहे हो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी उस इंड्यूस्ड करंट उस लूप में से, और वो भी कैसे, कमिंग आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आती हैं तो क्या होता है, आप पॉइंट करो अपने थंब को आउटवर्ड्स की तरफ, तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है, जा रही है, तो ये अपोज करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, क्लॉकवाइज। तो अपोजिशन का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हाँ एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ जाएगा, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज तो इसके अंदर है, अपोज करने के लिए ये अपने अंदर कौन सी लेकर आएगा, इंड्यूस कौन सी करेगा, दैट विल बी क्लॉकवाइज। अब आ जाते हैं हम वापस इस क्वेश्चन पे, दोनों की बात एक ही है, बस थोड़ा सा क्या है, स्टेटमेंट लेंदी है, उसको ध्यान से समझना है। ए कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड अबोव ए करंट कैरिंग वायर पी क्यू एज शोन इन द फिगर, डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन द करंट इन द वायर पी क्यू इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो इसका कोई इतना फर्क नहीं है, वो बस ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लगातार वो जाता जा रहा है और इंक्रीज होती जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोज तो वो तब भी करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये आपके पास किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट की, पी से क्यू। तो हमने अपने थंब को ऐसे होल्ड किया कि ये डायरेक्शन किसकी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो इसके अराउंड जो करंट बनेगा सर्कुलर लूप में वो कैसा बनेगा, अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है तो फिर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इसके अंदर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट ये उसे अपोज करने के लिए अपने अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करवाएगा, दैट विल बी क्लॉकवाइज। दोनों का सेम आंसर है, आप देख रहे हो दोनों में सेम डायरेक्शन है, बस वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, तो आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।